Good morning, students. This is the topic of biological nitrogen fixation for third year students. नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जिसमें किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट में बदलकर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने प्रयोग में लिया जाता है। आने वाली स्लाइड्स में हम इसका अध्ययन करेंगे। Nitrogen fixation is a process by which molecular nitrogen in the air is converted into ammonia or related nitrogenous compounds in the soil. Atmospheric nitrogen is molecular dinitrogen, a relatively non-reactive molecule that is metabolically useless to all but few microorganisms. हमें कह सकते हैं कि जो वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन उपलब्ध है वो आणविक फॉर्म के अंदर डाइनाइट्रोजन के रूप में रहती है और ये अधिकतर जीवों के लिए अनुपयोगी होती है जब तक कि इसको अमोनिया या नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल नहीं दिया जाए, और वही फॉर्म ऑर्गेनिजम्स के लिए यूटिलाइजेबल फॉर्म में होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच इज मेटाबलाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में उपलब्ध होकर बायोसिंथेसिस द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल जाती है, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एज ए पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो। It is also indirectly relevant to the manufacturing of all nitrogen chemical compounds, which include some explosives, pharmaceuticals, and dyes in the industries like that. So, nitrogen is very important component for most of the organisms. Biological nitrogen fixation was first discovered by German agronomist Hermann Hellergel and Dutch माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरनिक। वातावरण के अंदर लगभग 78.084% नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन सॉइल के अंदर गैस के रूप में उपस्थित नहीं होती है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है और इस अमोनिया को ऑर्गेनिजम्स के द्वारा काम लिया जाता है। ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज की उपस्थिति में होता है और इस रिएक्शन को हम नीचे दी हुई रिएक्शन समझ सकते हैं किस प्रकार से नाइट्रोजन एटीपी और एचआईएन की सहायता से अमोनिया के अंदर बदल जाती है और एचआईएन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन अपटेक जो कि हाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा ले लिया जाता है और एडीपी और आईपी में टूट जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मोस्टली अकम्प्लिश्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज डायजोट्रोफ्स। ये हम देखें डायजोट्रोफ्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में भी जाने जाते हैं। और डायजोट्रोफ्स जो है उसमें बैक्टीरिया आती है, फंजाई आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है और लाइकेन्स आते हैं। कहने का मतलब है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, इन्हें हम नाइट्रोजन स्थायीकर कहते हैं। रोल ऑफ नाइट्रोजन प्लांट। नाइट्रोजन का रोल प्लांट्स में क्या है? इट इज़ मेजर सब्सटेंस इन प्लांट नेक्स्ट टू वाटर। पौधों की कोशिकाओं के अंदर पानी के बाद में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कंपोनेंट है। इसमें क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, साइटोक्रोम का होता है, एल्कलॉइड्स का होता है और वाइटामिन्स का होता है। प्लेज important role in metabolism, growth and reproduction.
and because of the part of nucleic acid, it plays important role in heredity also. So we can see the nitrogen is very important component of plant cell also, and it has a definite importance in plants. For that purpose, nitrogen is fixed in the form of nitrate and nitrite or ammonia. Biological nitrogen fixers are classified based on fixing माइक्रोऑर्गेनिजम्स. कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो उसको फिक्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार का होता है. एक सहजीवी होता है, एक असहजीवी होता है. सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग सिम्बायोटिकली इनसाइड द प्लांट्स. कई सारे पौधों के अंदर जो है ये सिम्बायोसिस के एक फिनोमिनन में रहता है. सिम्बायोसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो डी बेरी ने किया था. इसको हम नीचे दिए गए हेड्स में अध्ययन कर सकते हैं. नोडुल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, nodal formation in non-leguminous plants, and non-nodulating plants. There are three types of systems are there where organism fix nitrogen, in which leguminous plants forming nodules, non-leguminous plant forming nodule, and non-nodulating plants also they are fixing nitrogen into ammonia. More than 205,000 species of the family Leguminaceae produces root nodules with rhizobium species. Some examples of plants belong to botanical family Leguminaceae or Fabaceae called as Cicer, Pisum, Cajanus cajan, Arachis hypogaea. These are the another plants of Fabaceae which forms nodules in the roots. They fix nitrogen only inside the root nodules. So they are nodulating leguminous plants forming root nodules. इन पौधों के जड़ों के अंदर ग्रंथिकाएं बन जाती है और उन ग्रंथिकाओं के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है. द एसोसिएशन प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर बैक्टीरिया को भोजन मिलता है और एक प्रोटेक्शन मिलता है, सहारा मिलता है, लेकिन बैक्टीरिया इसके बदले में पौधे को नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके देता है. नोड्यूल्स बरीड इन द सॉइल. नोड्यूल्स सॉइल के अंदर दबे पाए जाते हैं. इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग कंटिन्यू नाइट्रोजन फिक्सेशन. ऊपर से हार्वेस्ट करने के बाद भी उन नोड्यूल्स के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया सॉइल से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को लेकर के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता रहता है. लेग्यूमिनस प्लांट्स के अलावा भी कई सारे प्लांट्स हैं जो कि रूट नोड्यूल्स बनाते हैं, जैसे कैजुराइना इक्विसिटीफोलिया, मायरिका गेल. ये जो प्लांट्स हैं ये नॉन नोडुलेटिंग नॉन लेग्यूमिनस हैं, लेकिन फिर भी रूट नोड्यूल्स का निर्माण करता है. कुछ जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज के अंदर लीफ नोड्यूल्स भी बनते हैं, जिसमें पावेटा उदाहरण है. नॉन नोडुलेशन प्लांट जिनमें नोडुलेशन नहीं होता लेकिन फिर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसमें लाइकेन्स, साइनोबैक्टीरिया, जैसे उनके अंदर आपस में एक दूसरे में सिम्बायोसिस होता है. एंथोसिरोस, नोस्टॉक दोनों साथ पाए जाते हैं. एंथोसिरोस के थैलस के अंदर नोस्टॉक जो है उसके ऊपर थैलस के अंदर कोशिकाओं के साथ में सहजीवन में पाया जाता है. एजोला के अंदर एनाबेना पाई जाती है, जो कि एनाबेना एजोली के नाम से जानी जाती है. और साइकस के कॉर्लोइड रूट के अंदर भी नोस्टॉक और एनाबेना पाई जाती है. तो ये सिम्बायोसिस है, लेकिन यहाँ पर नोडुल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है. रूट नोड्यूल्स फॉर्म ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ राइजोबियम, फ्री लिविंग बैक्टीरिया ग्रोइंग नियर द रूट ऑफ लेग्यूम, अनेबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री कंडीशन. जो प्लांट नोडुलेटिंग प्लांट्स और हम कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट फील्ड में लगे रहते हैं, उस सॉइल के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, लेकिन राइजोबियम जो है वो उन लेग्यूम्स की रूट के आसपास पाया जाता है, लेकिन वो बाहर फ्री कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है. और जब ये बैक्टीरिया इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं जो बैक्टीरियोइड की फॉर्म में बनती है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उनकी जड़ों के अंदर करती है. फॉर इंस्टेंट पाइसम सटाइवम सीक्रेट्स होमोसिरिन एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड एज लेक्टिन और देयर सरफेस. उनकी जड़ों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के लेक्टिन सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ जो है उसको रूट हेयर्स की ओर कीमोटेक्टिकली अट्रैक्ट करते हैं. राइजोबिया कम्स नियर टू द रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दीज नोडुलेटिंग प्लांट्स.
लेक्टिन्स के द्वारा इन दोनों के बीच में पहचान होती है, दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन होने के साथ ही रूट हेयर्स के आगे के हिस्सों पर राइजोबियम बैक्टीरिया आकर के जमा हो जाता है। रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है इसके चारों ओर आकर के बैक्टीरिया जमा हो जाता है। ट्रिप्टोफान इज ए कंपोनेंट ऑफ रूट हेयर एक्सुडेट। रूट हेयर के द्वारा ट्रिप्टोफान एक जो अमीनो एसिड है उसका भी सिक्रेशन किया जाता है, और ट्रिप्टोफान इट ट्रांसफॉर्म बाय राइजोबियम टू द इंडोल एसिटिक एसिड। इस ट्रिप्टोफान को राइजोबियम द्वारा इंडोल एसिटिक एसिड में बदल दिया जाता है। हम जानते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर जो है वो ट्रिप्टोफान होता है। इंडोल एसिटिक एसिड बनाने के लिए ट्रिप्टोफान की आवश्यकता पड़ती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया भी रूट से एक्सूड होने वाले ट्रिप्टोफान को इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड द टिप ऑफ द रूट हेयर गेट कर्ल्ड, वो थोड़ी सी मुरझाती है, थोड़ा डिफॉर्म हो जाती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया उसके चारों ओर आकर के उसके जमा हो जाते हैं, और एक उनको अंदर घुसने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो रूट हेयर्स का पहले कर्लिंग होता है, और कर्लिंग होने के साथ ही एक पॉलीगैलेक्टोयूरेनस राइजोबियम के द्वारा और पॉसिबली प्लांट्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और वो रूट हेयर्स की सेल वॉल को डीपोलीमराइज या सॉर्पन कर देता है, और इसी के कारण राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक थ्रेड के रूप में, इन्फेक्शन थ्रेड के रूप में ये बैक्टीरिया उसकी रूट हेयर से अंदर होता हुआ प्रवेश कर जाता है। इन्फेक्शन थ्रेड एक ट्यूब के जैसा होता है कि जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है, उसके चारों ओर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, और इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो नोड्यूल टिश्यू के अंदर मूव करता जाता है आगे की तरफ, और जो इन्फेक्टेड रूट सेल्स होती है वो थोड़ी स्वेल हो जाती है, थोड़ी फूल जाती है, और डिवीजन होने से प्रारंभ हो जाता है। बैक्टीरिया विद इन स्वॉलन सेल चेंजेस देयर फॉर्म टू बिकम एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरियोइड विच बिगेन टू फिक्स नाइट्रोजन। ये थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड रूट हेयर से होता हुआ उसकी एपिडर्मिस, उसके कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के अंदर के रीजन में जाकर के वहाँ पर जाकर के फूल जाता है, और फूलने के साथ ही वहाँ पर जाकर के ये बस्ट हो जाता है, और जितने भी बैक्टीरिया राइजोबियम के जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ जाकर के एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरियोइड के अंदर बदल जाते हैं, अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेते हैं, और वहाँ की कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होता है, और एक नोड्यूल का निर्माण हो जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये इसकी नोड्यूल दिख रही है जड़ के अंदर। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसकी नोड्यूल है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रूट हेयर्स दिखाई दे रहा है, रूट हेयर्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रकार के पास आते हैं, कैसे उसमें कर्लिंग होती है, कर्लिंग होने के साथ में किस प्रकार से बैक्टीरिया जो है वो अंदर जाकर के बैक्टीरियोइड की फॉर्म में बदल जाते हैं, और बैक्टीरियोइड की फॉर्म में बदलने के बाद उसके अंदर बड़ी बड़ी ग्रंथिकाओं का निर्माण हो जाता है, जो कि आपको चित्र में दिखाई गई है स्लाइड के अंदर। किस प्रकार से रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, वो जो स्टेप्स आपको पहले समझाई गई है उसी को इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, और ये पूरा का पूरा रूट नोड्यूल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, उसको इस स्लाइड के माध्यम से समझाया गया है। आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके अंदर रूट के चारों तरफ पाए जाने रूट हेयर्स दिख रहे हैं, फिर किस प्रकार से राइजोबियम उसके पास में आकर एकत्रित हो रहा है, किस प्रकार से कर्लिंग हो रहा है रूट हेयर्स का, और इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण हो रहा है, और इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर पहुंचने के बाद में एंडोडर्मिस के रीजन में फट जाने के बाद में बैक्टीरियोइड का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, और वहाँ की कोशिकाएं किस प्रकार से तेजी से विभाजित हो रही है, और विभाजित होने के साथ ही उसके अंदर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। ये पूरा इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया है। द नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर ऑल्सो नोन एज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। उन्हें हम स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्त्री करने वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कंडीशन दोनों के अंदर पाए जाते हैं, और ये फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एरोबिक, एनारोबिक और ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में हो सकते हैं। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया जो कि एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया उसके अंदर क्लासीफाई किया जाता है। जो फ्री लिविंग एनारोबिक है उसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम आता है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक कोशिकीय सिनकोकस, फिलामेंटस ओसिडोरिया और फिलामेंटस जिसके अंदर नोस्टॉक और एनाबेना आती है, जिनमें हेट्रोसिस्ट भी पाई जाती है। और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे नॉन नोडुलेटिंग होते हैं, इनमें कोई भी नोडुल का निर्माण नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इनके अंदर एसिटिलीन, रिडक्शन टू एथिलीन एंड डायजोट्रोपिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का
कन्वर्जन नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर होता है और ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर वो अक्रिय अवस्था में होता है, इसलिए उसको कुछ विशेष प्रकार के साधनों के द्वारा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, जिससे नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। और ये नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव होने के साथ ही नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसका बायोकेमिस्ट्री अध्ययन करें, नाइट्रोजन फिक्सर्स यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज अमोनिया। इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन फर्स्ट split into free nitrogen atoms, breaking the triple bond between them with the help of nitrogenase enzyme, and ये एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन होती है जिसमें लगभग 160 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और फ्री एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया का निर्माण करती है, जो कि एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है और कह सकते हैं एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन होती है। ये एंजाइम हाइड्रोजिनेज के द्वारा भी मीडिएट की जाती है और लगभग 13 किलो कैलोरी एनर्जी उसमें अंदर जो है रिलीज होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स नेट इनपुट ऑफ 147 किलो कैलोरी एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नियर 16 मोल ऑफ एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन। 16 मॉलिक्यूल एटीपी की इसमें आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए। अगर हम इसका पाथवे देखें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और ये कन्वर्ट होकर के ग्लूकोनिक एसिड बनाता है NADP की सहायता से। NADPH2 इसमें रिलीज होता है। NADPH2 अपने इलेक्ट्रॉन को फेरिडोक्सिन को देता है, जो कि प्रोटॉन रिलीज होकर के और फेरिडोक्सिन रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस्ड फेरिडोक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन एफी प्रोटीन को देता है और एफी प्रोटीन जो है रिड्यूस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फेरिडोक्सिन से रिलीज होकर के वो पुनः ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूस्ड एफी प्रोटीन एटीपी के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन को प्रदान करता है और नाइट्रोजन जो है किस प्रकार से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। एंजाइम अपने आप वापस फ्री हो जाता है और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के अंदर रिड्यूस हो जाती है। इस चक्कर के अंदर आपको दिखाया गया है किस प्रकार से मोलिब्डेनम और एफी प्रोटीन, एमओ एफी प्रोटीन जो कि नाइट्रोजन एंजाइम के भाग होते हैं, वो किस प्रकार से एटीपी के द्वारा रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं और किस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन को प्रदान करते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर इस चार्ट में, फ्लो चार्ट में दिखाया गया है किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। डाई नाइट्रोजन एक्सेप्टिंग 4 ATP, 2 HN plus 2 electron, converting to diimide. Diimide is converting into hydrogen by the presence of 4 ATP, 2 HN and 2 electron is given here. And the hydrogen is converted into hydroxylamine and 2 HN, 2 electron is absorbed again and 4 ATP are used here. And finally dihydroxylamide is converting into ammonia. Here also 2 HN and 2 electrons are used, 4 ATPs are used. And finally we see the reaction, then nitrogen plus 16 ATP which are used in the all of the reaction. 8 HN is required, then 8 electrons are required. The 2 ammonias are formed and 2 molecule of hydrogen is again released, that is uptake by hydrogenase enzyme, and 16 ATP and 16 inorganic phosphates are again released. Thank you very much. This is all about the mechanism of nitrogen fixation or biological nitrogen fixation in the plants, how nodulating, non-nodulating and the symbiotic organisms are fixing nitrogen for the organisms, and which is used in the form of ammonia. Thank you very much.